हेलो बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो अंतरा पुस्तक का चैप्टर है खाना बदोश। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। और इस पाठ में एक कहानी खाना बदोश मजदूरी करने वाले लोगों के ऊपर दर्शाई गई है कि वो मजदूरी करके किस तरह से अपनी गुजर बसर करते हैं। और ये जो मजदूर वर्ग शोषण और यातना को किस प्रकार झेलते हैं उसका वर्णन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने खाना बदोश पाठ में किया है। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताया है कि मजदूर वर्ग ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके इज्जत के साथ जीवन जीना चाहता है, परंतु कुछ समृद्ध लोग जो ताकतवर लोग होते हैं वो उन्हें जीने नहीं देते। और ये कहानी जो है इसी तरफ हमें इशारा करती है कि मजदूर वर्ग हमारे समाज की जातिवादी मानसिकता से नहीं उबर पाते। बच्चों, हम पाठ में प्रवेश करते हैं। तो इस पाठ में सुकिया के हाथ की पथी कच्ची ईंटें पकने के लिए भट्टे में लगाई जा रही थीं। भट्टे के गलियारे में झरोकेदार कच्ची ईंटों की दीवार देखकर सुखिया आत्मिक सुख से भर गया था। देखते ही देखते हजारों ईंटें भट्टे के गलियारे में समा गई थीं। ईंटों के बीच खाली जगह में पत्थर का कोयला, लकड़ी, बुरादा, गन्ने की बालियां भर दिए गए थे, यानी ईंटें पकाई जा रही थीं। और जो भट्टा होता है उसके बीच में ये सारी चीज़ें लगाई जा रही थीं जिससे कि वो ईंटें पक सकें। असगर ठेकेदार ने अपनी निगरानी में हर चीज़ तरतीब से लगवाई थी। आग लगाने से पहले भट्टा मालिक मुख्तार सिंह ने एक एक चीज़ का मुआयना किया था, यानी उसके देख रेख में करवाया गया था अपनी देख रेख में काम। 24 घंटे की ड्यूटी पर मजदूरों को लगाया गया था जो मोरियों से भट्टे में कोयला, बुरादा आदि डाल रहे थे। भट्टे का सबसे खतरे वाला काम था मोरी का काम करना। थोड़ी सी असावधानी भी मौत का कारण बन सकती थी, यानी क्योंकि वहाँ पर बच्चों आग लगाई जाती, जो मोरियाँ होती हैं, छोटे छोटे खाने होते हैं, वहाँ से वो चीज़ें डाली जाती हैं और वहाँ से आग की लपटें निकलती। भट्टे की चिमनी धुआं उगलने लगी थी। ये धुआं मीलों दूर से दिखाई पड़ रहा था। हरे भरे खेतों के बीच गहरे मटमैले रंग का ये धुआं एक धब्बे जैसा दिखाई दे रहा था आसमान में। ऐसा लग रहा था कि बहुत गहरा काले रंग का जो धब्बा निकल रहा, ऊंचाई पर धुआं निकल रहा, वो एक आसमान में एक धब्बा सा नज़र आ रहा था दूर से देखने की। मानो और सुकिया महीना भर पहले इस भट्टे पर आए थे दिहाड़ी मजदूर बनकर। हफ्ते भर का काम देखकर असगर ठेकेदार ने सुकिया से कहा था कि सांचा ले लो और ईंट पाथने का काम शुरू कर लो। 1000 ईंट के रेट से अपनी मजदूरी लो। भट्टे पर लगभग 30,000 मजदूर थे जो वहीं काम करते थे। भट्टा मालिक मुख्तार सिंह और असगर ठेकेदार सांझ होते ही घर से शहर लौट जाते थे। शहर से दूर दिन भर की गहमा-गहमी के बाद ये भट्टा अंधेरों की गोद में समा जाता था, यानी दिन भर वहाँ पे मजदूर मालिक देखते थे और मजदूर सारे दिन काम करते थे। उसके बाद में अंधेरा होते ही सब अपने अपने घर को लौट जाते थे और मजदूर वहाँ पर अपनी झुग्गी झोपड़ियों पर लौट जाते थे। एक कतार में बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में टिमटिमाती डिबरियाँ। बच्चों, यहाँ डिबरियाँ एक शब्द आया है। डिबरियाँ यानी छोटे छोटे दिए टाइप जो केरोसिन से जलते थे। इस अंधेरे से लड़ नहीं पाती थी, छोटी छोटी होती हैं, हल्की सी रोशनी होती। दड़बे नुमा झोपड़ियों में घुसकर
झुककर घुसना पड़ता था, झुके झुके ही बाहर आना होता था। भट्टे का काम खत्म होते ही औरतें चूल्हा चौका संभाल लेती थी। कहने भर के लिए चूल्हा चौका था। ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिटपिट जैसी मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफ़ों की प्रतिध्वनि थी। यानी उनके मन में जो चिंताएं थीं, लोग वहाँ रहते थे, वो ऐसा लगता था कि ये जो कार्य है, ये जो परेशानियाँ, वो कब समाप्त होंगी, वो उनके मन में, उन लोगों के मन में चलती रहती थी। मानो अभी तक इस भट्टे की ज़िंदगी की से तालमेल नहीं बैठा पाई थी। बस सुखिया की जिद के सामने वो कमज़ोर पड़ गई थी। सांझ होते ही सारा माहौल भाएं भाएं करने लगता। दिन भर के थके हारे मजदूर अपने अपने दड़बों में घुस जाते। सांप बिच्छू का डर लगता था, जैसे समूचा जंगल झोपड़ी के दरवाजे पे आके खड़ा। यानी शाम का समय होता था तो जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर, वो भी निकल पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें डर का माहौल पैदा कर रही थी। ऐसे माहौल में मानो का जी घबराने लगा, लेकिन करे भी तो क्या करे। न जाने कितनी बार सुखिया से कहा था मानो ने, अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती। सुखिया जो मानो की पत्नी थी, वो कहती थी कि हमारे देश में हम कुछ भी काम कर लें, वो परदेश से ज़्यादा अच्छा। सुखिया के मन में एक बात बैठ गई थी, नर की जिंदगी से निकलना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। मानो की हर बात का एक ही जवाब था उसके पास। बड़े बूढ़े कहा करें कि आदमी की औकात घर से बाहर कदम रखने पे ही पता चले है। यानी सुखिया कहता था कि जो आदमी है जब बाहर काम करे तो तभी पता चलता है कि उसकी औकात क्या है, वो कैसा है। घर में तो चूहा भी सुरमा बना रहे, यानी चूहा भी घर में शेर बन जाता है। कांधे पर यूँ लंबा लठ धर के चलने वाले चौधरी शहर में सरकारी अफसरों के आगे सीधे खड़े न हो सके हैं। बड्डी बकरियों की तरह मिमियाए हैं और गांव में किसी गरीब को आदमी भी ना समझें। तो इस तरह से वो बातें कह रहा था। सुखिया की इन बातों से मानो कमज़ोर पड़ जाती, इसलिए गांव देहात छोड़कर वे दोनों एक दिन असगर ठेकेदार के पास साथ इस भट्टे पर आ गए थे। पहले ही महीने में सुखिया ने कुछ रुपए बचा लिए थे। कई बार गिनकर तसल्ली कर ली थी। धोती की गांठ में बांधकर अंटी में खोस लिए थे। रुपए देखकर मानो भी खुश हो जाती। उसे लगा था कि वह जिंदगी के ढर्रे को बदल लेगा। जो परेशानियां अभी भुगत रहे हैं तो शायद वो सही हो जाए, ये सोचते थे वो लोग। सुखिया और मानो की जिंदगी एक निश्चित ढर्रे पर चलने लगी थी। दोनों मिलकर पहले तगारी बनाते, फिर मानो तैयार मिट्टी लाकर देती। इस काम में उसके साथ एक तीसरा मजदूर भी लगता था, जसदेव। छोटी उम्र का लड़का था। असगर ठेकेदार ने उसे भी उसके साथ काम पर लगा दिया था। इससे काम में गति आ गई थी, यानी तेजी हो गई थी, जल्दी होने लगा था। मानो भी अब फुर्ती से सांचे में ईंटें डालने लगी थी, जिससे उसकी दिहाड़ी बढ़ गई थी, यानी जो दिन का पैसा था वो बढ़ गया था। उस रोज़ मालिक मुख्तार सिंह की जगह उसका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आया था। मालिक कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले गए थे। उसकी गैर हाजिरी में सूबे सिंह का रौब दाब भट्टे का माहौल ही बदल देता। उन दिनों में असगर ठेकेदार भीगी बिल्ली बन जाता था। दफ्तर के बाहर वह अर्दली की ड्यूटी लग जाती थी, जो कुर्सी पर उखड़ों बैठकर दिन भर बीड़ी पीता था। आने जाने वालों पर निगरानी रखता था। उसकी इजाज़त के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता था। इस तरह का असगर ठेकेदार वहाँ काम करता था। एक रोज़ सूबे सिंह की नज़र किसनी पर पड़ गई। 3 महीने पहले किसनी और महेश भट्टे पर आए थे। 5-6 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी, यानी जो वहाँ काम करने वाले मजदूर थे वो थोड़े दिन पहले ही आए थे, उसकी पत्नी और वो।
सूबे सिंह ने उसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया। शुरू में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया था, लेकिन जब रोज ही गारे मिट्टी का काम छोड़कर वो दफ्तर में रहने लगी तो मजदूरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यानी जब वो जो उसकी पत्नी थी जो वहाँ पर जाने लगी, किसनी की पत्नी, तो बात बढ़ने लगी और रोज ही ये बात होने लगी कि ये क्या बात है, वहाँ क्यों जाती है। तीसरे दिन सुबह जब मजदूर काम शुरू करने के लिए झोपड़ी से बाहर निकले, किसनी हैंडपंप के नीचे खुले में बैठकर साबुन से रगड़ के नहा रही थी। भट्टे पर किसी के पास साबुन नहीं था। साबुन और उससे उठते झाग पर सबकी नज़र पड़ गई, लेकिन बोला कोई कुछ नहीं। सभी की आंखों में शंकाओं के गहरे बादल घिराए। कानाफूसी हल्के हल्के शुरू हो गई, यानी बातचीत बढ़ने लगी। इसका मतलब कुछ न कुछ गलत हो रहा है। महेश गुमसुम सा अलग रहने लगा था। सांवले रंग के भरे पूरे जिस्म की किसनी का व्यवहार मनीष के लिए दुखदाई हो रहा था। यानी जो महेश जो था वो उसका किसनी का पति था, और किसनी जो थी वो सूबे सिंह के यहाँ पर काम करने जाने लगी थी। वह दिन भर दफ्तर में घुसी रहती, उसकी खिलखिलाहटें दफ्तर के बाहर तक सुनाई पड़ती थी। महेश ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह जिस राह पर चल पड़ी थी वहाँ से लौटना मुश्किल था। भट्टे की ज़िंदगी भी अजीब थी। गांव बस्ती का माहौल बन रहा था। झोपड़ी के बाहर चलते चूल्हे और पकते खाने की महक से भट्टे की नीरस जिंदगी में कुछ देर के लिए सही ताजगी का एहसास होता था। ज़्यादातर लोग रोटी के साथ गुड़ या फिर लाल मिर्च की चटनी ही खाते थे। दाल सब्जी तो कभी कभार ही बनती थी। शाम होते ही हैंडपंप पर भीड़ लग जाती थी, जिस पर चिपकी मिट्टी को जितना उतारने की कोशिश करते वह उतना ही भीतर उतर जाती। नस नस में कच्ची मिट्टी की महक भर जाती थी। यानी इस महक से अलग भट्टे का कोई अस्तित्व नहीं था। यानी बच्चों, जहाँ तक अभी हमने पढ़ा तो वहाँ तक जो मजदूर वर्ग की लोग थी, वो पत्नी थी, मजदूर की पत्नी, वो सूबे सिंह के साथ उसके जो भी ताल्लुकात थे उससे लोग बाग कानाफूसी करने लगे थे। उसका पति जो महेश था वो गुमसुम रहने लगा था। इस तरह का माहौल वहाँ दिखाई दे रहा था। और शाम के समय जब भट्टे पर से काम करने के बाद मजदूर हाथ पैर धोते थे तो वो चिपकी हुई मिट्टी को उतारने की कोशिश करते थे। वह उतरती नहीं थी, उतने ही अंदर अंदर वो समा जाती थी। नस नस में कच्ची मिट्टी की महक भर जाती थी। अगला जो इस पाठ का आगे का जो है वो अगले वीडियो में आप देखेंगे।